ठीक है। There is a transfer of mass and energy in an open system, but there is no transfer of mass in closed system. यही एक डिफरेंस है। अब जब हम लोग बात करते हैं क्लोज सिस्टम में, तो इसको समझना। जब हम लोग, याद होगा जब हम फर्स्ट लॉ के बारे में बताए थे, जब फर्स्ट लॉ के बारे में बताए थे तो मेरे पास था डेल क्यू इक्वल टू डेल डब्ल्यू। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है कि एनर्जी जो है वो चेंज, वो वन फॉर्म टू अनदर, वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रहा है। As per the first law of thermodynamics, energy can neither be created nor be destroyed, but it can change from one form to another. What we are getting here, we are getting the change conservation of energy principle. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है एनर्जी प्रिंसिपल का कंजर्वेशन आ रहा है। अब ये बात को समझना है यहाँ पर कि जब हम लोग एनर्जी प्रिंसिपल के कंजर्वेशन को स्टार्ट किए थे, तो याद होगा आप लोग को, हम लोग डिस्कशन में आए थे कि इंटरनल एनर्जी के बारे में, इंटरनल एनर्जी के बारे में आए थे और समझे थे कि इंटरनल एनर्जी भी कुछ चीज था। तो ये दो के बीच का जो, दोनों को हम अगर कंबाइन करते, इसको इस तरफ ले आते, डेल डब्ल्यू को अगर हम वापस इस तरफ ले आते, तो हमारे पास क्या निकलता है, इंटीग्रेशन ऑफ डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू इक्वल टू 0। नाउ इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू को हम लोग लिख सकते हैं डेल यू। इस इक्वेशन में डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू को लिख सकते हैं डेल यू, और ये कंप्लीट कर सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ डेल यू इक्वल टू 0। तो ये कहा गया था कि, याद होगा मैंने आप लोग को इंटरनल एनर्जी का जिक्र किया था और आप लोग को बताया था कि इंटरनल एनर्जी में डेल यू इक्वल टू, मेरे पास क्या आया था, डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू। अब यहाँ पे बात को समझना कि यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, ये टर्म को ही इंटीग्रेट कर देते हैं, इस टर्म को इंटीग्रेट कर देते हैं, ये सोचते हैं कि ये तो साइक्लिक प्रोसेस है। ठीक है, इंटरनल एनर्जी ना क्लोज सिस्टम के बारे में हम जब बात कर रहे होते हैं, तो जब हम लोग बात करते हैं इंटरनल एनर्जी का, तो क्लोज सिस्टम, और वो भी क्लोज सिस्टम, तो ऐसा समझना कि जब हम लोग समझ लो कि ये प्रेशर कुकर है, ठीक है, और जिसमें कोई वल्व नहीं है, प्रेशर कुकर है लेकिन जिसमें कोई वल्व नहीं है, मास उतना ही रह रहा है जितना उसमें डाला गया था, एनर्जी का फ्लो करवाया जा रहा है, हीट को हम फ्लो करवा रहे हैं, उससे हम लोग वर्क को देखना, और क्या हो रहा है, हीट ही निकल रहा है। ठीक है, रिलीज क्या हो रहा है, हीट एक तरह से रिलीज हो रहा है। तो हीट क्या है, एनर्जी, इंटरनल एनर्जी जो हम, मैंने आप लोग को बताया था कि इंटरनल एनर्जी और कुछ नहीं, मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन होता है, या फिर उसमें जितना भी इंटरनल एनर्जी सोर्सेज जो भी आ जाता है वो हो रहा है। तो लेटिस एनर्जी जो भी आ रहा है, तो मॉलिक्यूल्स में रैंडमनेस अगर स्टार्ट होता है, मॉलिक्यूल्स में आप अगर रैंडमनेस स्टार्ट होता है, तो क्या होगा कि मान लो कि वाटर का ही बात करते हैं, अगर इसको हीट जैसे जैसे मिलना स्टार्ट होगा, तो ये क्या करेगा, इसका जो लेटिस एनर्जी है उसमें वाइब्रेशन स्टार्ट होगा, वो वाइब्रेशन एनर्जी के कारण वो क्या करेगा, हीट जनरेट करेगा। हीट जो है इंक्रीज होता रहेगा, इंक्रीज होता हुआ रहेगा, इंक्रीज होता हुआ रहेगा, और सिंस क्लोज सिस्टम है तो प्रेशर जो है एट लो टेम्परेचर प्रेशर जो है हाई भी हो सकता है। और प्रेशर हाई हुआ मतलब ये कह सकता है कि प्रेशर हाई होने का मतलब कि इस मटेरियल को ये क्या कर सकता है कि अंदर में खुद ब खुद एक तरह से बर्स्ट करने का चांसेस रख सकता है। तो ये सारा सारा का सारा किसका रोल प्ले हो रहा है, यहाँ पे इंटरनल एनर्जी का रोल प्ले हो रहा है। तो इंटरनल एनर्जी क्या कर रहा है, इंटरनल एनर्जी प्रेशर को इंक्रीज करने में हेल्प कर रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रेशर को इंक्रीज करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे इंटरनल एनर्जी क्या कर रहा है, प्रेशर को इंक्रीज करने में हेल्प कर रहा है। अगर मेरा पूरा का पूरा क्लोज सिस्टम है, यहाँ पे बात कर रहा हूं मैं क्लोज सिस्टम का, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द क्लोज सिस्टम, और हम लोग हल्का सा भी अगर हम लोग हीट देंगे, तो सिंस क्लोज सिस्टम मास का फ्लो नहीं है, देयर इज नो फ्लो ऑफ मास, तो उस कंडीशन में क्या होगा, एट लो टेम्परेचर वहां पे प्रेशर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। प्रेशर इंक्रीज हुआ मतलब वहां पे समझ लेना कि बॉइलिंग भी स्टार्ट हो गया होगा। तो लो प्रेशर पे हाई बॉइलिंग भी हम लोग अचीव कर पाते हैं क्लोज सिस्टम में, ये एक होता है। ठीक है, ये जनरल फिनोमिना है जो हम लोग आगे जाकर के ये चीज स्टडी कर पाते हैं, और जनरली बॉयलर के केस में। तो यहाँ पे क्या किया था, इंटरनल एनर्जी को हम लोग क्या किए, इंटरनल एनर्जी को हम लोग इंटीग्रेट किए 1 and 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 and 2। तो हम लोग को यहाँ पे मिला इंटरनल एनर्जी U2 माइनस U1।
ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है Q2 माइनस Q1, इसको डेल Q भी लिख सकते हैं, इसको डेल Q भी लिख सकते हैं हम लोग, माइनस डेल W, यहाँ पे डेल W भी लिख सकते हैं, या फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Q12 माइनस W12, ठीक है, Q12 माइनस W12 ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये समझना कि इंटरनल एनर्जी जो है, यहाँ पर इंटरनल एनर्जी जो है, यहाँ पे आप लोग जितना भी प्रॉपर्टी देख रहे हो, अगर हम लोग इसको इंटरनल एनर्जी को मास से डिवाइड करते हैं, ठीक है, इंटरनल एनर्जी को मास से डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी। उसी तरीके से अगर हम लोग हीट को मास से डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास आता है स्पेसिफिक हीट। तो हमारे पास आता है स्पेसिफिक हीट। एक हम लोग को मिला स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, और एक मिला, यहाँ पे बात समझना, एक हम लोग को मिला स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, दूसरा मिला हम लोग को स्पेसिफिक हीट। अब जब हम लोग मास को, वर्क डन को डिवाइड करते हैं मास से, जब हम लोग वर्क डन को, यहाँ पे वर्क डन को डिवाइड करते हैं मास से, वर्क डन को जब मास से डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास आता है वर्क डन पर यूनिट मास, ठीक है, वर्क डन पर यूनिट मास। तो हमारे पास आता है वर्क डन पर यूनिट मास, पर यूनिट वर्क डन पर यूनिट मास। तो हमारे पास क्या मिला, क्या तीन चीज मिला, एक स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, व्हाट वी आर गेटिंग द फर्स्ट थिंग वी आर गेटिंग इज द स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, द सेकंड थिंग वी आर गेटिंग द स्पेसिफिक हीट, एंड द थर्ड थिंग फ्रॉम द अबव इक्वेशन वी आर गेटिंग द वर्क डन पर यूनिट मास, ठीक है। जो इंटरनल एनर्जी है, मैंने आप लोगों को बताया था, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है कि प्रेशर और मतलब अगर हम लोग मॉलिक्यूल्स का बात करते हैं तो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो जब हम लोग बात करते हैं कि सपोज करो कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर हम लोग मान लो कि एक क्लोज वेसल का हम बात कर रहे हो, अब इस क्लोज वेसल में हम लोग क्या किए हैं, लिक्विड हम लोग इसमें लिक्विड को इंस्टॉल कर दिए। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस लिक्विड में हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस लिक्विड में हम लोग क्या कर रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स का, मान लो कि हम लोग यहाँ पे नीचे से इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। अब हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि इसके मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशन स्टार्ट होगा, और वाइब्रेशन स्टार्ट होगा तो ये क्या करेगा, अपने साइड वाले मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट करेगा। तो इसी तरीके से जितना भी यहाँ पे हीटिंग प्रोसेस स्टार्ट होना स्टार्ट हो गया। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता रहेगा या कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो ये जो वाइब्रेशन है कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होता रहेगा। एक वक्त ऐसा आएगा टेम्परेचर जो है आप लोगों को पता चलेगा टेम्परेचर राइज हो गया, और इसी कारण इनसाइड प्रेशर जो है वो भी इंक्रीज होता हुआ चला गया। तो जब हम लोग बात करते हैं इंटरनल एनर्जी का, तो हमारे पास ये चीज आया, जब हम लोग बात करते हो, जब हम लोग इसके बाद जब बात करते हो कि स्पेसिफिक हीट के बारे में, तो स्पेसिफिक हीट क्या है, स्पेसिफिक हीट को समझना कि जब हम लोग इसको हीट कर रहे होंगे, मान लो कि हम यहाँ पे हीटिंग प्रोसेस स्टार्ट किए, हीटिंग प्रोसेस यहाँ पे एच जो है हीटिंग प्रोसेस स्टार्ट किए, और हीटिंग प्रोसेस में ये 1 डिग्री सेल्सियस स्टार्ट हुआ बढ़ना। देखो दोनों कैसे कॉरिलेटेड है, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी या स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी एंड स्पेसिफिक हीट, हाउ दे आर कॉरिलेटेड विद ईच अदर।
टेम्परेचर जो है 1 डिग्री बढ़ा, 2 डिग्री बढ़ा, 3 डिग्री बढ़ा, 4 डिग्री बढ़ेगा, 5 डिग्री बढ़ेगा, 4 डिग्री बढ़ेगा, फिर 5 डिग्री बढ़ेगा। ऐसे करते 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 बॉइलिंग के एक वक्त आएगा जहां बॉइलिंग रीच कर जाएगा। फॉर क्लोज सिस्टम के बारे में बात कर रहे होंगे तो एक वक्त आएगा जहां बॉइलिंग रीच कर जाएगा। सिंस ये जो है क्लोज सिस्टम है, मास फ्लो का फ्लो नहीं हो रहा, मास का फ्लो नहीं है, प्रेशर भी यहाँ पे हम लोग देखेंगे, प्रेशर भी बढ़ता हुआ चला जाएगा। P1, P2, P3, ऐसे बढ़ते 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 एक वक्त आएगा, यहाँ पर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, एक वक्त आएगा कि इसमें जो है कि प्रेशर कुछ हद तक इंक्रीज हो चुका है। ठीक है, ये सारा किसका खेल हो रहा है? ये सारा का सारा खेल स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी के कारण हो रहा है। स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी क्या कर रहा है? स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी क्या कर रहा है? टेम्परेचर राइज करने में मदद कर रहा है। अब जब हम लोग इस टेम्परेचर राइज करने में जो मदद कर रहा है तो स्पेसिफिक हीट यहाँ पे क्या मिल रहा है? तो स्पेसिफिक हीट को क्या कहते हैं कि इट इज द रेशियो ऑफ हीट। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेसिफिक हीट क्या हो? इट इज द रेशियो ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी। कौन सा ऑफ ए? इसको मान लो कि ये एक बॉडी है, कंसिडर करो कि दिस वन इज द बॉडी। इट इज द रेशियो ऑफ it is the ratio of quantity of heat, it is the ratio of quantity of heat, quantity of heat, कितना हम लोग हीट सप्लाई कर रहे हैं। स्पेसिफिक हीट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अब तो अब जब हम लोग स्पेसिफिक हीट के बारे में बात कर रहे हो तो यहाँ पे समझना है स्पेसिफिक हीट क्या है। इट इज द रेशियो ऑफ, ठीक है, इट इज द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ हीट, जितना हम लोग हीट यहाँ पे दे रहे हो, जितना हम लोग यहाँ पे हीट दे रहे हो, ठीक है, रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास क्या हो रहा है कि बॉइलिंग कहाँ तक, मान लो बॉइलिंग ऑफ वाटर का बात करते हो तो कहाँ तक पहुंचता है? 100 डिग्री सेल्सियस में वाटर जो है बॉइल होता है। ये हम लोग जनरल फिनोमिना है जो हम लोग जानते हैं। तो अब जो बॉइलिंग जब प्रोसेस में स्टार्ट होगा, अब इसमें हीटिंग अरेंजमेंट जब स्टार्ट हुआ तो 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस करते 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 कभी ना कभी ये 100 डिग्री सेल्सियस रीच करेगा। ठीक है, कभी ना कभी ये 100 डिग्री सेल्सियस रीच करेगा। तो यहाँ पे आया स्पेसिफिक हीट के बारे में कि स्पेसिफिक हीट क्या है। इट इज द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी। इट इज द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ हीट। ये क्यू क्या है? इट इज द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी। ठीक है, तो बाय 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो it is the ratio of heat required to raise the temperature, it is the ratio of the quantity of heat, quantity q क्या है यहाँ पे? quantity of heat required to raise the temperature of a body। ये क्या है मेरा, जिसके ऊपर हमको फोकस करना है, required to raise the temperature of a body। ठीक है, by 1 डिग्री देखना है यहाँ पे, 1 डिग्री, by 1 डिग्री to date required to raise the temperature of an equal mass of water। ठीक है, m यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मेरा इक्वल मास ऑफ वाटर है। अब यहाँ पे एक और बात हम यहाँ पे करते हैं, मान लो कि ये यहाँ पे टेम्परेचर एक वक्त आया, T1 टाइम हुआ, ये यहाँ पे हम कहते हैं ये स्मॉल t, ये कोई समय हुआ, मान लो कि 15 मिनट्स का कोई समय हुआ। इसके अंदर इंटरनल एनर्जी बहुत ज्यादा ये हो गया होगा, तो हम लोग किसी ना किसी तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या किए कि एक और प्लेट रखें वाटर का, एक और यहाँ पे प्लेट रखें जिसमें हम लोग क्या किए, आइस क्यूब्स खाली भर दिए। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या किए, आइस क्यूब्स भर दिए। अब सिंस इसका जो टेम्परेचर है, हीट ट्रांसफर इसमें इसके थ्रू इसमें आएगा। अब आइस क्यूब्स क्या है, मेल्ट डाउन स्टार्ट होगा, मेल्ट डाउन स्टार्ट करेगा तो ये क्या करेगा, पहले तो इसको कोशिश करेगा कोल्ड करने का। तो टेम्परेचर जो है 100 डिग्री से सेल्सियस ना होकर के ये अचानक से क्या हो जाएगा, ये पता चलेगा कि 75 हो गया। ठीक है, 75 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब यही चीज है नेक्स्ट प्रोसेस में, ये फिर से बॉइलिंग होते 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 100 रीच करेगा, फिर उसको नया समय लगेगा
फिर उसको प्लस 15 मिनट्स और लगेगा, हो सकता है वहां तक रीच करने में, या हो सकता है कि 75 डिग्री हुआ है तो हो सकता है कि 5 मिनट्स लगे, 5 मिनट्स लगे वहां तक रीच करने में। तो ये प्रोसेस होता है कि जब हम लोग ये स्पेसिफिक हीट और स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी के बारे में जानते हैं, जब हम लोग सोचो कि यहाँ पे क्या हुआ, पहला ये मान लो कि पहला केस है, दिस वन इज द सेकंड केस एंड दिस वन सॉरी this one is the first case and this one is the second case. In the first case we are observing that the heating process is going on, and in the second process what we are observing that if we um, if we if one bucket of one ice cubes of one bucket with an ice cubes is when contacted with the first body, ये मेरा पहला बॉडी है, तो उस वक्त क्या होगा कि आइस क्यूब्स में मेल्टिंग स्टार्ट होगा। तो वो क्या हुआ, वहां पर भी आप लोग इंटरनल एनर्जी का रोल देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे मिला जुला स्पेसिफिक हीट के कारण एक स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी का आप लोग यहाँ पे रोल देखोगे। तो ये हो गया मेरा कि स्पेसिफिक हीट क्या कर रहा है, व्हाट स्पेसिफिक हीट इज, व्हाट द रोल स्पेसिफिक हीट इज प्लेइंग हियर एंड व्हाट द रोल स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी इज प्लेइंग हियर, ठीक है। ये तो हमारे पास आया। अब समझना कि फ्लो वर्क में जब हम लोग बात करते हो फ्लो वर्क में, तो मैंने आप लोग को बताया था कि प्रेशर इंक्रीज होता रहता है। प्रेशर एक वक्त होगा कि प्रेशर जो है काफी इंक्रीज हो गया होगा। अब उस हाई प्रेशर में जब हम लोग कहेंगे कि फ्लो वर्क करवाना चाहेंगे, फ्लो वर्क मतलब हम लोग उसमें एडिशनली वर्क करवाना चाहेंगे। मान लो कि हम क्लोज सिस्टम का बात कर रहे हो, ये क्लोज सिस्टम है हमारा, तो एडिशनली अगर हम इसमें वर्क करवाना चाहेंगे, एडिशनली अगर हम लोग इसमें वर्क करवाना चाहेंगे, तो ये क्या कहेगा, बोलेगा कि उनको वर्क करने का ज्यादा क्षमता है नहीं, छोड़ दो, मेरे पास खुद ऐसे प्रेशर पड़ा हुआ है। तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। इसको कहते हैं फ्लो वर्क, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसको जबरदस्ती वर्क करवाना चाह रहे हैं और ये वर्क करने का क्षमता रख नहीं रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं फ्लो वर्क। तो ये क्या करता है कि जब हम लोग ओपन सिस्टम का बात करते हो, तो ओपन सिस्टम में क्या होता है कि मास इंटर तो करता है, फिर मास बाहर भी निकलता है, ठीक है। तो इस केस में हम लोग ओपन सिस्टम की केस में फ्लो वर्क तो देख लेते हैं, लेकिन जब क्लोज सिस्टम के बारे में बात करते हैं, जब हम लोग क्लोज सिस्टम के बारे में बात करते हैं, तो क्लोज सिस्टम में क्या होता है कि अंडर प्रेशर ये काम करता है। ये क्या करता है, अंडर प्रेशर। यहाँ पे क्या है कि प्रेशर जो है काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुका रहता है। अब प्रेशर जो है काफी ज्यादा इंक्रीज होने के कारण यहाँ पे हम लोग फ्लो वर्क जो है देखेंगे कि फ्लो वर्क जो है मास जो इतना मतलब इसको काम करने का क्षमता नहीं है। तो इस यहाँ से हमारे पास आया बात कि P इंटू स्मॉल वी। अब ये P इंटू स्मॉल वी क्या है, फ्लो वर्क को हम लोग डिफाइन करते हैं PV से, ठीक है। फ्लो वर्क को हम लोग डिफाइन करते हैं PV से। PV जो है यहाँ पर ओपन सिस्टम में जब हम लोग बात करेंगे तो PV बहुत आसानी से फ्लो वर्क हो जाएगा, P1 V1 आराम से हो जाएगा। लेकिन जब हम लोग क्लोज सिस्टम में बात करेंगे तो क्लोज सिस्टम में ये नहीं बैठ पाता है। तो क्योंकि इसलिए नहीं बैठ पाता है क्योंकि खुद इंटरनल एनर्जी के कारण यहाँ पे प्रेशर खुद ब खुद हाई रहता है। प्रेशर हाई होने के कारण ये कोई वर्क ऐड नहीं करेगा, ना ही वर्क कोई देगा, करने देगा। तो यहाँ पे आ गया मेरा फ्लो वर्क का इंट्रोडक्शन। तो इसमें हम लोग को पता चलता है कि एक प्रेशर, ये फ्लो वर्क जो होता है ये प्रेशर और वॉल्यूम के ऊपर काम करता है। ये वॉल्यूम क्या है, ये स्पेसिफिक वॉल्यूम है, ये कैपिटल वी स्पेसिफिक वॉल्यूम। जितना भी स्पेसिफिक टर्म देख रहे हो यहाँ पर, वो क्या है, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जितना भी आप लोग यहाँ पे स्पेसिफिक टर्म देखोगे वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब इंडिपेंडेंट, आप लोग यहाँ से उठा सकते हो इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इंटेंसिव का आप लोग IN उठा लेना और समझ लेना कि ये इंडिपेंडेंट, ठीक है। ये शॉर्टकट याद करने का तरीका है। अगर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे तो यहाँ से आप लोग कहना कि इंटेंसिव का IN जो है वो इंडिपेंडेंट का IN से मिलता है, तो इसलिए ये इंडिपेंडेंट, मतलब ये हो गया कि इसमें इंडिपेंडेंट ऑफ मास है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास है। तो अगर हम लोग बात करते हैं तो कैपिटल वॉल्यूम जो था वो डिपेंडेंट ऑन मास था। कैपिटल वॉल्यूम, जब मैंने बात किया कैपिटल वॉल्यूम का, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल वॉल्यूम का, वो डिपेंडेंट ऑन मास है। लेकिन जब हम लोग बात कर रहे हो स्पेसिफिक वॉल्यूम का, तो वो क्या हुआ, यहाँ पर हम लोग कैपिटल वॉल्यूम को जो डिपेंडेंट ऑन मास है उसको मास से डिवाइड कर दिए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया कि
मास से अगर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास स्पेसिफिक वॉल्यूम मिल रहा है यहाँ पर। तो ये टर्म हमारे पास निकला। अब आओ ये पहले कंडीशन में, यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया सभी को? यस सर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास मिलता है यहाँ पे देखो कि ये इक्वेशन हम लोग लेकर के आए थे, यहाँ तक हम लोग ये इक्वेशन लेकर के आए थे। अब इस इक्वेशन के ऊपर फोकस करते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन के ऊपर हम लोग फोकस करते हैं। इस इक्वेशन से हमारे पास हम लोग क्या निकाले थे? हम लोग स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी निकाले थे, फिर स्पेसिफिक हीट निकाले थे, फिर और क्या निकाले थे? वर्क डन पर यूनिट मास निकाले थे। ये 3 टर्म निकाले थे। अब स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं? स्मॉल यू से डिवाइड करते, स्मॉल यू से डिनोट करते हैं। स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं? स्मॉल यू से डिनोट करते हैं। स्पेसिफिक हीट को हम लोग क्या करते हैं? स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं। और वर्क डन को हम लोग क्या करेंगे? स्मॉल डब्ल्यू से डिनोट करेंगे। अब तीनों को हम लोग स्मॉल स्मॉल कर दिए, तीनों का लेटर स्मॉल कर दिए। तो इसमें टर्म आओ, तो ये टर्म में जो स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी यू कैपिटल यू देख रहे हो, वहां पे अगर हम लोग ये अरेंजमेंट करना चाहेंगे तो कैपिटल यू क्या हो जाएगा? कैपिटल यू इक्वल टू, इस कंडीशन में कैपिटल यू क्या हो जाएगा? कैपिटल यू इक्वल टू एम इंटू स्मॉल यू, एम इंटू स्मॉल यू। ठीक है, इसी तरीके से कैपिटल क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम इंटू स्मॉल क्यू, एम इंटू स्मॉल क्यू। और उसी तरीके से कैपिटल डब्ल्यू क्या हो जाएगा? कैपिटल डब्ल्यू हो जाएगा एम इंटू स्मॉल डब्ल्यू। ठीक है, ये 3 टर्म हमारे पास निकला। तो यहाँ पे यहाँ फिक्स करने का कोशिश करते हैं। स्मॉल यू टू माइनस स्मॉल यू वन इक्वल टू स्मॉल क्यू वन टू माइनस स्मॉल डब्ल्यू वन टू। ठीक है, वन टू स्मॉल डब्ल्यू वन टू। तो हमारे पास ये इक्वेशन निकला, हमारे पास ये इक्वेशन निकला जिसमें m जो है वो कॉमन हो जाएगा। m जो है सारे टर्म में कॉमन है, तो वो क्या हो जाएगा? कट जा रहा है, यहाँ पे कट जा रहा है। तो फाइनली मेरे पास ये इक्वेशन निकलता है। m जो है कॉमन टर्म हो जाता है, m कॉमन टर्म हो जाएगा, तो m जो है यहाँ से कट जाता है। कटने के बाद ये फाइनल टर्म निकलता है। अब फ्लो वर्क में हमारे पास जब हम लोग फ्लो वर्क में जाते हैं, एंट्री करते हैं, तो फ्लो वर्क हमको पता चलता है कि फ्लो सिस्टम में, फ्लो सिस्टम में कुछ एक फ्लो वर्क भी होता है। ये फ्लो वर्क जो है, इसका रोल, जो मेन रोल देखा जाएगा, तो ये ओपन सिस्टम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। वो आप लोग को बताऊंगा अभी जस्ट थोड़ा देर में। तो इसमें आप लोग समझना कि जब हम लोग इंटरनल एनर्जी का बात कर रहे थे, ये इंटरनल एनर्जी क्या कर रहा था कि ये यहाँ पर इंटरनल एनर्जी क्या कर रहा था? प्रेशर को इंक्रीज करने में मदद कर रहा था। ठीक है, यहाँ पे इंटरनल एनर्जी क्या कर रहा था? ये प्रेशर को इंक्रीज करने में मदद कर रहा था। प्रेशर इंक्रीज हो रहा था मतलब टेम्परेचर भी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा था। ठीक है, एक लो हीट में अगर हम लोग कम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, वही कम हीट में यहाँ पे क्या हो रहा था? टेम्परेचर एंड इंटरनल प्रेशर दोनों यहाँ पे इंक्रीज करने में मदद कर रहा था। और साथ साथ क्या कर रहा था कि अगर हम लोग यहाँ पे प्रेशर फ्लो वर्क करवाएं, मतलब स्मॉल पीवी वर्क हम लोग यहाँ पे करवाना चाहेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग पीवी वर्क करवाना चाहेंगे, तो ये रिपेल कर दे रहा था। तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी बोल रहा था कि इंटरनल एनर्जी जो है यहाँ पे किसके ऊपर कर रहा था? प्रेशर बोल रहा था कि यहाँ पे प्रेशर खुद बहुत ज्यादा है, यहाँ पे काम का प्रेशर बहुत ज्यादा है, तुम लोग रिजेक्ट हो जाओ। तो यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया, काम का प्रेशर यहाँ पे बहुत ज्यादा मिला, तो ये रिजेक्ट कर दिया, बोला कि हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आया बात कि आप लोग जब यहाँ पे आप लोग देखोगे, तो यहाँ पे आप लोग को एक बात पता चलता है कि स्पेसिफिक इंथैल्पी का, सिंस ये जो है स्पेसिफिक इंथैल्पी क्या है कि इंटरनल एनर्जी के ऊपर हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि अगर हम लोग फ्लो वर्क भी करवाना चाहे और इंटरनल एनर्जी का भी हम लोग यहाँ मैटर देख रहे हैं। इंटरनल एनर्जी यहाँ पे क्या कर रहा है कि जितना फ्लो वर्क हो रहा है उसको रिजेक्ट कर दे रहा है।
तो यहाँ पे आप लोग ये दो टर्म देख रहे हो, तो यहाँ पे स्पेसिफिक इंथैल्पी आया। ये स्पेसिफिक इंथैल्पी, इसको कभी कभी हम लोग इंथैल्पी भी कहते हैं। तो स्पेसिफिक इंथैल्पी क्या है कि ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, फ्लो वर्क के ऊपर और इंटरनल एनर्जी के ऊपर, ठीक है। और इस टर्म को हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक इंथैल्पी। और ये स्पेसिफिक इंथैल्पी जो है, ये यहाँ पर ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी स्पेसिफिक, मैंने आप लोग बताया था कि स्पेसिफिक जहां जहां आप लोग दिखे आंख बंद करके इंटेंसिव प्रॉपर्टी को लगा देना। स्पेसिफिक जहां जहां आप लोग को नाम दिखे वो आंख बंद करके इंटेंसिव बोल देना है, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो स्पेसिफिक इंथैल्पी क्या है यहाँ पर, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब ओपन सिस्टम के बारे में समझते हैं, ओपन सिस्टम के बारे में समझते हैं। यहाँ पे ओपन सिस्टम में मैंने आप लोग बताया था एनर्जी और मास दोनों का यहाँ पे फ्लो है। तो एनर्जी और मास का जब दोनों का फ्लो है तो यहाँ पे क्या होता है, जब लोग ओपन सिस्टम का बात करते हो तो एनर्जी और मास दोनों का यहाँ पे आप लोग फ्लो देखोगे, ठीक है। एनर्जी और मास आप लोग यहाँ पे दोनों का फ्लो देखोगे। तो इसको कहो ओपन सिस्टम। यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी का भी फ्लो हो रहा है और मास का भी फ्लो हो रहा है। एनर्जी मेरा यहाँ पे एनर्जी का भी फ्लो हो रहा है और यहाँ पे मास का भी फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मास का फ्लो हम लोग देखेंगे m1। ये स्पेसिफिक इंथैल्पी भी, इस प्रॉपर्टी का भी, स्पेसिफिक इंथैल्पी का भी रोल देखेंगे। h1 कैपिटल V1 किस वेलोसिटी से मास का फ्लो हो रहा है, जिस वेलोसिटी से मास का फ्लो हो रहा है। और ये समझो कि अगर ये बॉयलर का केस है या फिर एसी एयर कंडीशनर का केस है, सपोज करो कि ये एयर कंडीशनर का केस है। अब घर में जो एयर कंडीशनर लगाते हैं वो कहाँ लगाते हैं, दीवार के ऊपर लगाते हैं कहीं, ठीक है। घर के नीचे तो फ्लोर पे तो नहीं लगाते हैं, सीलिंग के आसपास लगाते हैं। और जब सीलिंग के आसपास लगाते हैं तो वहां पे समझना कि ये जो है डेटम कौन सा हुआ। मान लो कि आप लोग अगर फर्स्ट फ्लोर पे हो, मान लो कि यहाँ से फर्स्ट फ्लोर में स्टार्ट हुआ और बिल्डिंग, फर्स्ट फ्लोर का जो बिल्डिंग का हाइट है इतना है, और एसी आप लोग कहाँ लगाए हो, यहाँ पे समझना एसी आप लोग, ये रूम का हाइट है और एसी आप लोग यहाँ पे कहीं लगाए हो। तो इसका जो डेटम हुआ आप लोग कहाँ से डिफरेंस गिनोगे, ये ग्राउंड सरफेस से गिनोगे, ठीक है। ये ग्राउंड सरफेस से आप इसका डेटम गिनोगे। तो यहाँ पर आया कि ये जो हाइट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है डेटम सरफेस को। ये H1 हो गया स्पेसिफिक इंथैल्पी और V1 वेलोसिटी, और यहाँ पे जो डेटम हो गया इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं Z1 से। उसी हिसाब से जो मास इंटर कर रहा है वो मास फ्लो भी होगा यहाँ पे, ठीक है। तो हो सकता है कि इक्वल अमाउंट ऑफ मास का फ्लो ना हो। तो इक्वल अमाउंट का अगर मास फ्लो नहीं होता है तो हम उसको अनस्टेडी कहते हैं, अनस्टेडी फ्लो होता है, ठीक है। अगर इक्वल अमाउंट का मास फ्लो ना हो तो उसको कहते हैं अनस्टेडी फ्लो, और इक्वल अमाउंट का मास फ्लो होता है तो उसको कहते हैं स्टेडी फ्लो। ये याद रखना, ये कॉन्सेप्ट याद रखना, आप लोग को समझ में आ जाएगा। अगर इक्वल अमाउंट का मास फ्लो होता है, इक्वल अमाउंट का मास फ्लो होता है, मास जो है यहाँ पे इक्वल अमाउंट में लिख देता हूँ, इक्वल अमाउंट हो स्टेडी फ्लो में मास का फ्लो जो है इक्वल अमाउंट में है। और अनस्टेडी फ्लो में क्या हो रहा है, मास का जो फ्लो है, अनस्टेडी फ्लो में मास का जो फ्लो है वो इक्वल अमाउंट में नहीं है, अनइक्वल यहाँ पे कर देता, अनइक्वल फ्लो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे M2 मास बाहर भी निकल रहा है, H2 इंथैल्पी बाहर भी निकल रहा है, V2 जिस वेलोसिटी से बाहर निकल रहा है, और Z2 यहाँ पे हो गया जो डेटम प्लेन पे है, ये मैंने बताया। हो सकता है मेरा डेटम रेफरेंस यहाँ तक भी हो सकता है मेरा डेटम रेफरेंस कहीं ना कहीं यहाँ तक भी हो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो,
ठीक है। तो ये खुद में हो सकता है, खुद में ये Z1 सॉरी ये Z2 होगा। तो अब ये देखना कि मेरा यहाँ पे क्या क्या मिला है, यहाँ पे मास मिला, इंथैल्पी मिला, स्पेसिफिक इंथैल्पी, वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से ये इंटर कर रहा हो, Z1 जिस हाइट, जो रेफरेंस प्लेन से जो डेटम सरफेस से जो हाइट है वो रेफरेंस सरफेस का हो, ये रेफरेंस सरफेस मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल बताया, तो ये रेफरेंस सरफेस जो हाइट है वो समझो, और जो मास यहाँ पे फ्लो हो रहा हो। तो इस इक्वेशन में हमारे पास, जब हम लोग स्टेडी फ्लो इक्वेशन को समझते हैं, तो हमारे पास एनर्जी जो है, जब हम डिफरेंशिएट करते हैं dE by dt, तो हमारे पास आता है m1 h1, स्टेडी फ्लो इक्वेशन है हमारा, अनस्टेडी फ्लो इक्वेशन है m1 h1 प्लस v1 स्क्वायर बाई 2g प्लस Z1। ठीक है, ये जो है किसके बराबर होगा, m2 h2 सॉरी यहाँ पे मैंने गलत किया, ये गलत किया, ये किसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा m2 h2 प्लस सॉरी यहाँ लिख देता हूं मैं m2 h2 प्लस v2 स्क्वायर बाई 2g प्लस Z2। और जो मास जो एग्जिट कर रहा है, सिंस ये जो स्टेडी फ्लो इक्वेशन है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, एनर्जी भी इन हो रहा है, एनर्जी भी आउट हो रहा है। तो जो इन वाला जो है, यहाँ पे जो इन वाला पोर्शन है, तो हम लोग क्या क्या देख रहे हैं, मास, इंथैल्पी, वेलोसिटी और Z1, ये सारे इन प्रॉपर्टी में है, और Q1 भी इन प्रॉपर्टी में। तो हम लोग यहाँ पे प्लस Q से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस इक्वेशन में यहाँ पे प्लस Q से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और यहाँ पे प्लस W से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये फाइनली मेरा हो गया कि इनर्जी अनस्टेडी फ्लो का। यहाँ पे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ अनस्टेडी फ्लो। जब मैं बात करता हूँ स्टेडी फ्लो का, तो m1 इक्वल टू m2 हो जाता है। जब मैं बात करता हूँ स्टेडी फ्लो का, तो m1 इक्वल टू m2 हो जाता है, और सारा इक्वेशन सेम एट इज रहेगा, और कुछ इसमें डिफरेंस नहीं है, बस यही है डिफरेंस, m1 इक्वल टू m2 हो जाएगा, और कुछ इसमें डिफरेंस नहीं है। बात समझ में आई सभी को? यस सर। ठीक है, चलो अटेंडेंस डाल दो, या डाल देना यहाँ पे। आप लोग का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा क्या, एनर्जी से था, फ्यूल कंजम्पशन मॉड्यूल 2 का, तो वो मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा।